प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने की काफी टेक्निक्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। हम लोगों ने यूलर्स मेथड पढ़ा, हमने पिकार्ड पढ़ा, हम लोगों ने टेलर सीरीज मेथड पढ़ा, हमने यूलर्स मॉडिफाइड पढ़ा और अब आगे बढ़ते हुए हम लोग आ गए हैं रुंगी-कुट्टा मेथड की ओर। रुंगी-कुट्टा मेथड जो है एक न्यूमेरिकल मेथड ही है जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आता है। बेसिकली ये जो मेथड है विद्यार्थियों, ये मेनली ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 और ऑर्डर 4 में काम करता है। मतलब ये अलग अलग वेरिएंट है रुंगी-कुट्टा के ही और इनमें सबसे काम का जो वेरिएंट है वो है ऑर्डर 4। यानी कि हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो रुंगी-कुट्टा ऑर्डर 4 से करेंगे क्योंकि इसकी एक्यूरेसी एज कंपेयर टू द ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3 ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई इसी को ही मेनली यूज किया जाता है प्रश्नों को हल करने में और ज्यादातर केस में आपको पेपर में यही पूछा जाता है। या तो वो आपसे बाय नेम पूछेगा कि ऑर्डर 4 से आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए रुंगी-कुट्टा मेथड से, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो भी आपको रुंगी-कुट्टा मेथड को ही अप्लाई करना है विद्यार्थियों। क्लियर है? तो ये तो हो गया मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा एक इंट्रो। अब थोड़ा मेथड के ऊपर और आते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करेगा, इसमें क्या क्या चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना है और किस वर्किंग रूल को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट्स dy dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई और आपको y की वैल्यू दी हुई है x0 पॉइंट पर y0 और मान लीजिए कि x0 में आप h से इंक्रीमेंट करते हैं तो आपका x1 आपको मिल जाता है और अब आपको y की वैल्यू फाइंड करना है इसी x1 पर। यानी कि आपको यह देखना है कि जो मुझे y की वैल्यू दी हुई थी x0 पर, अगर मैं x में इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो मेरी y की जो वैल्यू है उसमें कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा कि मुझे y एट पॉइंट x1 मिल जाए। आई रिपीट, ध्यान देना कि हम लोग x1 पर y की वैल्यू निकालना चाहते हैं और x1 हमें कैसे मिला है? हमें x1 मिला है x0 में h से इंक्रीमेंट करने के बाद। तो अब हमें देखा जाए तो अब हमें y की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो x1 की करस्पॉन्डिंग होगी। यानी कि y0 में हम y की क्या वैल्यू को ऐड कर दें कि हमारे पास में y1 आ जाए। अल्टीमेटली y की वैल्यू x1 पर यानी कि y1 हम लोगों को फाइंड करना है। तो वो जो y में इंक्रीमेंट है ना, उस इंक्रीमेंट को हमने एक नाम दे दिया है k वो इंक्रीमेंट है जो y में तब होता है जब हम x में h को इंक्रीमेंट कर देते हैं विद्यार्थियों। इस बुक में, जिस बुक का हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, दैट्स हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय बीएस ग्रेवाल। तो बीएस ग्रेवाल में उस इंक्रीमेंट को k से डिनोट किया है, इसलिए हम लोग भी यहां पर k से डिनोट कर रहे हैं। हो सकता है कि जिस बुक को आप पढ़ रहे हो उस बुक में एस फॉर शिप से उसको डिनोट करा हो या फिर किसी और से, आप चाहें तो अपने नाम के इनिशियल से भी उसको डिनोट कर सकते हैं। आपकी सुविधा है ना, अपने हिसाब से कर सकते हैं। माना, क्योंकि मैथमेटिक्स में सब माना चलता है, लेट तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो कोई इशू नहीं है। के इंक्रीमेंट हम लोगों को फाइंड करना है। तो रुंगी-कुट्टा ऑर्डर 4 मेथड ये कहता है, रुंगी-कुट्टा, कई लोग इसको कुत्ता भी बोल देते हैं, खासकर जो हिंदी मीडियम वाले हैं या फिर जो हंसी मजाक करने वाले बच्चे हैं क्लास में, वो अक्सर इसको कुत्ता प्रोनाउंस कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हंसी मजाक के लिए कभी कभी चल जाता है, लेकिन ये बेसिकली एक रिनॉन्ड मैथमेटिक्स थे जिनका नाम था रुंगी-कुट्टा। ठीक है ना, मतलब फॉरेन में इसको कुत्ता ना बोल करके कट्टा बोलते हैं। वैसे अपने यहाँ वैसे कुत्ता का भी मतलब होता है और कट्टा का भी मतलब होता है, पर उनके यहाँ दोनों का ही मतलब कुछ नहीं होता है। वहां पे कट्टा एक सरनेम होता है। ठीक है ना। सो
ये तो नाम का हो गया इंट्रोडक्शन। अब वापस आ जाते हैं अपने काम की बात पे। तो भाई ये रुंगे कुट्टा मेथड जो है वो ये कहता है कि इस के इंक्रीमेंट को अगर फाइंड करना है आपको, तो इसके लिए आपको 4 वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। क्या वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी? K1, एंड दैट K1 इज H F X0 Y0, K2 is equals to H F X0 plus H by 2, comma Y0 plus K1 by 2. K3 is equals to H F X0 plus H by 2, Y0 plus K2 by 2। ठीक है। K4 is equals to H F X0 plus H, comma Y0 plus K3। तो ये 4 वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी, K1, K2, K3, K4, और फिर इन 4 वैल्यू का एक वेटेड एवरेज आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड K। और K इज इक्वल्स टू यहां पर आएगा विद्यार्थियों 1/6 ब्रैकेट K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, है ना। ये आपको K की वैल्यू यहां से मिलेगी। इट मींस दैट कि ये जो वो K है, यानी कि इंक्रीमेंट इन Y जो है वो आपको यहां से कुछ इस तरह से मिलेगा। एंड जब इस K की वैल्यू को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे Y0 प्लस K में, ठीक है ना, यहां पर, यानी कि Y1 इज इक्वल्स टू, या Y की वैल्यू एट पॉइंट X1 इज इक्वल्स टू आएगी विद्यार्थियों Y0 प्लस K, और K इज ऑब्टेन्ड बाय दिस वन, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने रुंगे कुट्टा मेथड की मदद से कैसे, आई रिपीट, कैसे हम लोग X1 की करस्पॉन्डिंग Y1 की वैल्यू निकालते हैं, ये हम लोगों ने समझा। तो Y1 इज इक्वल्स टू होगा Y0 प्लस K, जहां पर K की वैल्यू के लिए ये 4 फंक्शनल वैल्यूज, या फिर मैं ये कहूं कि आपको फंक्शनल वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि इन एरिया को निकालना पड़ेगा, और इनको निकाल के इस वेटेड एवरेज को निकालना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज या इंक्रीमेंट इन Y, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में विद्यार्थियों क्या आ जाएगा? आपके पास में आ जाएगा Y1, ठीक। नाउ इसी में ही जब हम लोग मान लीजिए कि ये तो हमने Y1 निकाल लिया, अब हमको मान लीजिए कि Y2 की वैल्यू भी निकालना पड़ जाए। सपोज दैट कि हमसे Y1 के साथ में वो Y2 की वैल्यू भी कहे। इट मींस दैट कि X0 से X1 और X1 से X2, ठीक है, और H से इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि दिस इज X0 प्लस H एंड दिस इज X0 प्लस 2H, यानी कि आप X1 से X0 से X1 पर गए, उसके करस्पॉन्डिंग आपने Y1 निकाल लिया। अब वो आपसे ये भी कह रहा है कि नहीं भाई, तुम तो एक काम करो कि एक और वैल्यू लो X2, एंड X2 इज इक्वल्स टू व्हाट? X2 इज इक्वल्स टू X0 प्लस 2H या X1 प्लस H। तो इस X2 पर भी आप Y2 की वैल्यू निकालो। तो Y2 निकालने के लिए भी आप क्या करोगे? Y2 निकालने के लिए आप Y1 प्लस K करोगे, और इस K को निकालने के लिए फिर आप यही फॉर्मूला अपनाओगे। लेकिन अब K1, K2, K3, K4 निकालने के लिए आप क्या करोगे? जहां जहां पर X0 है वहां वहां पर X1 लिख देंगे, और जहां जहां पर भी क्या कहते हैं आपका Y0 होगा वहां वहां पर Y1 लिख देंगे। इट मींस दैट कि Y1 निकालने के लिए आपको यूज करना था X0 और Y0, और अब आपको Y2 निकालने के लिए यूज करना है X1 और Y1 को। तो जब Y1 निकाल रहे थे तो हर जगह X0 Y0 था, ठीक है। अब जब Y2 निकालेंगे तो हर जगह पर X1 और Y1 होगा, और उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो वर्किंग प्रोसीजर है रुंगे कुट्टा मेथड का, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर फिर से एक कंडीशन बनती है कि सर अगर मान लीजिए कि हम लोगों को Y3 भी निकालना पड़ गया, तो Y3 इज इक्वल्स टू होगा जो भी Y2 आएगा उसमें फिर K इंक्रीमेंट और करना पड़ेगा, और K निकालने के लिए फिर ये K1, K2, K3, K4 निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ध्यान देना K का फॉर्मूला यही रहेगा हमेशा। तो K1, K2, K3 निकालने के लिए
आप लोगों को फिर अब जहां जहां पर भी क्या कहते हैं x0 होगा वहां वहां पर आपको x2 यूज करना होगा, और जहां जहां पर भी y होगा वहां पर y2 यूज करना होगा। तो आपको वो इंक्रीमेंट आ जाएगा जिसको आप जब y2 में ऐड कर देंगे तो आपके पास में y3 की वैल्यू हो जाएगी। y3 मीन्स द वैल्यू ऑफ y एट पॉइंट x3। और ध्यान दीजिएगा कि x3 यहां पर क्या है, x3 है जब आप x2 में h को ऐड करते हैं, या फिर x0 में आप 3h ऐड कर देते हैं तो आपके पास x3 आता है। यानी कि x0 से हम x0 में जब हम एक खास फिक्स नंबर h को ऐड करते हैं तो x1 आ जाता है, x0 में जब हम खास 2h को ऐड करते हैं तो x2 आ जाता है, x0 में जब हम खास 3h को ऐड करते हैं तो x3 आ जाता है। तो ये है विद्यार्थियों क्या, ये है वर्किंग प्रोसीजर ऑफ रुंगी-कुट्टा मेथड। तो वर्किंग प्रोसीजर में कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट कर दो, ठीक है। और अगर नहीं हो तो फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा ने जल्दी समझा दिया तो वीडियो को फिर से शुरू करके देख लो, और क्या, तो टॉपिक फिर समझ में आ जाएगा। और भी ज्यादा जल्दी बोल रहा हूं तो 0.8x पे देख लो, ठीक है, तो भी चल जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी आप लोगों ने रुंगी-कुट्टा मेथड का जो वर्किंग रूल समझा, उसके बाद में हम एक छोटे से पॉइंट के ऊपर और डिस्कशन करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात न्यूज़पेपर में आ रही है और जो कहीं ना कहीं आप लोगों से भी जुड़ी हुई है और इस देश के कल्चर, इस देश की संस्कृति, इस देश के धर्म के साथ में जुड़ी हुई है, उसके लिए बस 2 मिनट में आपसे डिस्कशन करूंगा। क्योंकि एक टीचर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि आपको ऐसी चीजों से भी अवगत कराना जो आपको प्राउड फील करवा सके, आपको आपके कल्चर से जोड़ सके। कुछ दिनों पहले, ये लगभग 5 मार्च का न्यूज़पेपर है, भास्कर की न्यूज है, दैनिक भास्कर की, ठीक है। और ब्रिटेन की एक स्टडी का इसने जिक्र करा है, इसने लिख भी दिया है, दिस इज द रिसर्च इन ब्रिटेन। तो जो भी ये रिसर्च में आया होगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको भारतीय कल्चर से बिल्कुल भी प्यार नहीं है और खासकर हिंदू धर्म से प्यार नहीं है, वो हो सकता है कि ये कहे कि इसमें कुछ घोटाला हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये ब्रिटिश में हुई है, ब्रिटेन में हुई है, तो इसीलिए कोई ये नहीं कहेगा कि भाई वहां पर मोदी जी पहुंच गए थे, ठीक है। कई लोग कहते हैं ना कि भाई वो तो ऐसी फर्जी होगा, ठीक है, लेकिन लंदन में हुई है, उस लंदन में हुई है जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज करा, जो कि यहाँ के कल्चर को, यहाँ के लोगों को असभ्य कहते थे और क्या कहते हैं, अंधविश्वासी कहते थे। पेड़ों की पूजा करने वाला, पत्थरों की पूजा करने वाला, उसके बाद नदियों की पूजा करने वाला, पहाड़ों की पूजा करने वाला, ठीक है, साल में कम से कम 50 बार के कहते हैं व्रत रखने वाला, अलग अलग पेड़ों की पूजा करने वाला, ठीक है। तो कुछ बहुत सारी जानवरों की पूजा करने वाला, अलग अजीबोगरीब टाइप के हमारे ऊपर वो कहा जाता था। और हमने एक ऐसा दौर भी देखा है जब हम लोग स्टूडेंट थे, तो इन सब चीजों को लेकर के कहते हैं मजाक बनाया जाता था, और कहीं ना कहीं हम भी मजाक उड़ाते थे, क्योंकि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उतनी समझ नहीं थी। लेकिन लुक एट दिस, इस रिसर्च में उन्होंने क्या कहा कि भाई जो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, अब हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले कौन, जो माता पिता को क्या कहते हैं ईश्वर का दर्जा देते हैं, जो व्रत, तीज त्योहार के ऊपर विश्वास रखते हैं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने से पहले 10 बार सोचते हैं, किसी भी जीव की हत्या करने से पहले सोचते हैं, इसके अलावा क्या कहते हैं नदियों को, पहाड़ों को और पत्थरों को, वो तो सबको पूजते हैं, ठीक है। वो रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि भाई जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो सबसे ज्यादा पर्यावरण की सुरक्षा करने वाले लोग हैं। उनकी जो आदतें हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं, उनकी जो क्या कहते हैं मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनके जो तीज त्योहार हैं, व्रत हैं, वो सब कहीं ना कहीं पर नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं और सबसे ज्यादा नेचर को जिसे कहें कि नेचर फ्रेंडली हैं, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। अब हो सकता है कि इस बात को पढ़ के या मेरी बात को सुन के आप में से कई जो विपरीत मानसिकता के लोग होंगे, या हो सकता है आपके पास में हो, जब आप उनके साथ में डिस्कशन करोगे तो वो कहेंगे अरे यार तुम सब तो अपना नदियों में कचरा फेंकते हो, ठीक है ना, अपना गंदा गटर जो है वो नदियों में बहा देते हो और फलाना फलाना बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो हाँ, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हमारा ड्रॉबैक है कि हमने अपनी नगर व्यवस्था ऐसी नहीं कर रखी है कि जो हमारी नदियों को पोल्यूट होने से बचाए।
और कहीं ना कहीं पर हम लोग इतने अवेयर नहीं हैं कि वो हम अपनी नदियों में कचरा ना फेंकें, ठीक है। हालांकि जो नदियों को पूछते हैं वो उसमें कभी कचरा नहीं फेंकते हैं, है ना। जो थोड़े से डरपोक टाइप के होते हैं वो इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, ठीक। नाउ अब यहां पर आओ, तो भाई 3 धर्मों के लोगों के ऊपर स्टडी की गई थी, ठीक है। क्रिश्चियंस के ऊपर की गई थी, हिंदुओं के ऊपर की गई थी और मुस्लिमों के ऊपर की गई थी। पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जो है वो आप चाहो तो इस तारीख पे जाके ई पेपर में जाके पढ़ लेना, मैं केवल छोटा छोटा डिस्कशन करूंगा। भाई उनका ये मानना है कि सबसे ज्यादा जो नेचर फ्रेंडली थे वो हिंदू थे, ठीक है ना। उनकी आदतें कुछ ऐसी थी, उनकी जीवन शैली कुछ ऐसी थी कि वो सबसे ज्यादा नेचर को प्रोटेक्ट करती थी, नेचर को बहुत मिनिमम हार्म करती थी, राइट। तो दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, है ना, क्योंकि 200 साल पहले और आजादी तक, आजादी के इवन बाद तक अंग्रेज हमें क्या क्या सिखा के गए थे। हमारे जो लोग हैं इवन जिन्होंने क्या कहते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाई करी है और जो मिशनरी स्कूल्स में पढ़े हैं, वो हमारी मान्यताओं को हमारे घर में आके ही क्या कहते हैं क्रिटिसाइज करते थे। अब वही ब्रिटेन के लोग जिनके बाप दादाओं ने क्या कहते हैं हमें उल्टा सीधा अंधविश्वासी और क्या कहते हैं ढोंगी कहा था, उनके बच्चे स्टडी करके ये कह रहे हैं कि नहीं ये वाला धर्म सबसे बढ़िया है, ये सबसे ज्यादा नेचर को प्रोटेक्ट करता है और ये नेचर के बारे में सोचते हैं। हम लोग तो बाकी लोग नहीं सोचते बाकी धर्मों के, लेकिन ये लोग सोचते भी हैं और करते भी हैं। बाकी सोचते होंगे अलग बात है, पढ़ लिख कर, ठीक है ना, या फिर किताबों में पढ़ पढ़ के, लेकिन इनके तो धर्म में, इनके तो जो क्या कहते हैं परंपराएं हैं उसमें ही नेचर को प्रोटेक्ट करना है। किताबों की तो दूर की बात है, स्टडी की तो दूर की बात है, पाठ्यक्रम की तो दूर की बात है। वो ब्रिटेन में उनके बच्चे क्या कहते हैं अब ये बता रहे हैं हमें, ठीक है। और हो सकता है कि इस रिसर्च को पढ़ने के बाद में जितने भी ऐसे लोग हैं जो हमारे धर्म को क्या कहते हैं बहुत आउटडेटेड, अंधविश्वासी, फलाना ढिमका कहते थे, उनकी थोड़ी अकल में कुछ बात आए, है ना, क्योंकि उनको तो वही बात समझ में आती है जो अंग्रेज कहते हैं। जो गोरी चमड़ी वाला व्यक्ति कहता है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा दिल का आघात जरूर लगेगा, उनके दिल के ऊपर ठेस भी जरूर पहुंचेगी कि अरे ये क्या आ गया, ठीक है ना। जिसको हम लोग गालियां देते थे अंग्रेजों का नाम ले लेके, वो क्या कहते हैं वही हमसे अब उल्टी बात कह रहे हैं, ठीक है ना। हम ये कहते थे कि अंग्रेजों ने हमें सभ्य बनाया है, लेकिन अभी वही सबसे ज्यादा सभ्य लोग हमसे ये कह रहे हैं कि नहीं यार, तुम्हारे जो पूर्वज थे वो ज्यादा सभ्य थे, ठीक है ना। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। चलिए ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पर आपसे जुड़ी हुई बात थी, इसलिए आपके साथ में डिस्कशन किया। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हमारे पूर्वजों ने जो भी, हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी हमारे लिए रूल्स, रेगुलेशंस, परंपराएं, मान्यताएं बनाई थी, हो सकता है कि समय के साथ में उनमें कुछ कुरीतियां आ गई हों, लेकिन वो साइंटिफिक थी कि नहीं थी, ये तो फिर आगे भविष्य में पता चलेगा, जैसे ये पता चला, ठीक है ना। अब ये रिसर्च में आया है तो ये साइंटिफिक बात आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अभी खोजनी बाकी हैं या हमें पता करनी बाकी है। सो अपने आप को कमतर आंकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपने कल्चर को कम आंकने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, उसके ऊपर प्राउड करने की आवश्यकता है, ठीक है। और उसमें जो भी कुछ है उसको खोजने की आवश्यकता है। कुछ कमियां अगर आ गई हैं, कुछ अमानवीयता अगर आ गई है और अगर हम कुछ गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो उसे हमें मिलकर खत्म करना चाहिए, ना कि अपने आप को या हमारे कल्चर को, हमारे समाज को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ना कि किसी चीज में अगर कमी आ गई है तो उसको छोड़ के वहीं से भाग जाओ। कोशिश करो सुधारने की, क्योंकि ये पूरे समाज की प्रॉब्लम है, किसी एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है कि जिसे आप छोड़ के चले जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। ये समझने, सीखने और फैलाने की आवश्यकता है। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और हमेशा अपने राष्ट्र के लिए अच्छा अच्छा सोचते रहिएगा, अपने समाज के लिए अच्छा सोचिएगा, अपने छोटे बच्चों को, अपने छोटों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाइएगा, क्योंकि आपकी अच्छी सीख ही उन्हें एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा व्यक्ति बनाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।